राधा रानी राजपुर नाम के एक जगह पर रुक्मिणी कुमार के नाम से एक महल तैयार करवाती है। राधा रानी, इस आदमी से अलग से मिलना तुम। क्या आप रुक्मिणी कुमार हैं? नहीं। उसकी आंखों के सामने वो उसे देखकर मजाक करने का मन हुआ। राधा रानी जिस समय खतरे में थी तब आप क्यों चले गए थे? वो रह नहीं पाई वहाँ पर। सिर पर घूंघट डालकर वो अंदर चली गई। यही रुक्मिणी कुमार राय है, ये तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन क्या ये मुझे पहचान पाएंगे? अगर नहीं पहचान पाएंगे तो मैं खुद अपने बारे में उन्हें किस तरह बताऊंगी? इतने सालों से राधा रानी के मन में जमा सारा अभिमान जैसे बाहर आने लगा। वो अपने आंसू पोंछती है और अपने मुंह को पानी से धोती है। घर के अंदर जाने से पहले वो सोचती है और मन में कहती है, उसकी जात का मुझे कुछ नहीं पता। ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। उसकी उम्र भी बहुत हो गई है, ये तो उसे देखकर ही समझ आ रहा है। लेकिन मेरी सारी ख्वाहिश अगर पूरी नहीं हुई तो? राधा रानी पर्दे के पीछे दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी मन मन में काफी कुछ सोच रही थी। उसी समय उसके मन के अंदर से किसी ने कुछ कहा, इतने सालों से जिसका इंतजार कर रही थी, अब वो तुम्हारे घर में बैठा है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ उसके पास और उसे बता दो कि जिस राधा रानी को वो ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं, तुम ही हो। बता दो जाकर। लेकिन वो मेरे लिए तो आया नहीं है। वो आया है श्री रामपुर के उस अंधेरी रात में रथ यात्रा में खो गई एक 11 वर्ष की बच्ची राधा रानी के लिए। इसके अलावा उसे लगता है कि हमारा कोई संबंध नहीं है। अच्छा सुनो, क्या वो मुझे पहचान पाएगा? इतने साल हो गए हैं, हो सकता है वो तुम्हें नहीं पहचाने, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान बतानी होगी। अगर वो यहाँ से चला जाए तो क्या उसे तुम फिर से ढूंढ पाओगी? इंतजार कर पाओगी उसका? बोलो, क्या करोगी? नहीं, और नहीं कर सकती। इतने सालों से इंतजार किया है मैंने, अब नहीं कर सकती। नहीं, ये सब कुछ उसी के लिए तो है, बस उसी के लिए। इससे बेहतर होगा मैं उसे यहीं रुकने के लिए कहूँ। बसंता को बुलाती हूँ, वही उससे बात करेगी, यही अच्छा रहेगा। वो वहाँ जो किताबों का घर बनाया है, वो भी तो मैंने उसी के लिए बनवाया है। क्या उसे किताबें पढ़ना पसंद होगा? लेकिन अगर वो रहना नहीं चाहेगा तो? राधा रानी साड़ी के पल्लू में वो नोट बांध लेती है, फिर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। मन में सोचती है, मैं क्यों उसे कुछ बताऊं? उसने तो खुद ही मन में स्वीकार किया है कि मैं उसकी राधा रानी नहीं हूँ, वो राधा रानी कोई और ही है। लेकिन उसकी राधा रानी तो उसकी ही रहेगी, उस पर बस उसी का हक है और किसी का नहीं। मैं उसे खुद क्यों बताऊंगी? आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ा। आप बहुत अजीब हो, आपने मुझे विदाई नहीं दी। मैं सोच रहा था कि मैं जाऊं या नहीं, लेकिन वो नहीं कर पा रहा हूँ। वो आप राधा रानी के बारे में कह रहे थे ना? एक राधा रानी मेरे पास भी रहती है, मैं बस उसी से मिलने गई थी। क्या? मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। लेकिन आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? 7 साल से जिसको देखने के लिए इतना इंतजार किया, उसको नहीं देख सकता? आप कैसी बातें कर रही हैं? उसे आप बाहर बुलाइए। आप उससे देख सकते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ यहाँ रहना पड़ेगा। आपका पूरा नाम तो मुझे अब तक नहीं पता। आराध्य देवता का नाम जानने का हक क्या मुझे बिल्कुल नहीं है? गलती से उसके मुंह से जो बात निकली, इससे राधा रानी मन ही मन खुद को डांटने लगी। लेकिन रुक्मिणी कुमार उसकी बात को बिना समझे बोले, आराध्य देवता? राधा रानी की आराध्य देवता तो वो तो इतने सालों से मुझे आपके बारे में ही बता रही है। मेरा नाम देवेंद्र नाथ रॉय है। बहुत लोग राजा बुलाते हैं,
अगर कोई मुझे कुमार कहते हैं तो मुझे खुशी होती है। फिर तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, आज आप यहाँ पर आराम कीजिए। भोजन के बाद आज मैं आपको राधा रानी से मिलवा दूंगी। लेकिन एक बात है, आप उसको सामने से बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। उसे आईने में आपको देखना पड़ेगा। क्या आपको पता है मेरे लिए ऐसी सजा क्यों? जिसको देखने के लिए मैं इतनी दूर आया उसको आईने में देखना पड़ेगा मुझे। राधा रानी की तरफ आपका ऐसा जुनून क्यों है? वो आपके सामने नहीं आ सकती क्योंकि वो किसी और की पत्नी है। इन बातों से रुक्मिणी कुमार चौंक गए। उसके बाद अपने हाथ की तरफ देखकर अपने गले को साफ करते हुए कहा, किसी और की स्त्री है ये सुनकर आप शायद नाराज हो गए। क्या आप उससे शादी करना चाहते थे? सोचिए, वैसे ही ख्वाहिश थी। लेकिन ऐसा करने से रानी तो नाराज हो जाएगी ना। मेरे जीवन में कोई रानी है ही नहीं। राधा रानी मन ही मन में बहुत खुश हो गई। पहली बात तो ये कि रुक्मिणी कुमार उसके ही जात का था और उसके बाद अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। उसे लगा कि उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। तभी उसने कहा, अच्छा, जब आप राधा रानी से पहली बार मिले थे तब उसकी उम्र कितनी थी? तब वो 11 साल की होगी शायद। 11 साल की एक बच्ची से आपको इतना स्नेह कैसे हो गया? स्नेह कैसे पैदा होता है ये तो समझ में ही नहीं आता। लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। सबसे पहले आपको हमारे साथ खाना खाना होगा। उसके बाद ही मैं आपको राधा रानी से मिलने का मौका दूंगी। तब आप आराम से मिल लेना। आप जो भी बोलेंगी, एक बार उसको देखने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अब उससे मिलकर आप क्या करेंगे? वो तो किसी और की पत्नी है। फिर भी उससे एक बार मिलना चाहता हूँ मैं। आपने जो उसे दिया था वही अब आप उससे वापस लेना चाहते हैं, है ना? अगर वो देना चाहती है तो सह लूंगा मैं। तभी राधा रानी ने अपने पल्लू से वही नोट निकाला और रुक्मिणी कुमार को दे दिया। अभी भी कुछ बाकी रह गया है। बाकी अगर आपको सब कुछ मिल गया तो आप भोजन नहीं करेंगे। महाजन को अगर उसका मूलधन वापस मिल गया तो फिर वो भोजन तो ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन सब कुछ वापस मिला भी तो उसका दिल नहीं मिलेगा। राधा रानी को मैंने अपना दिल दिया था। वो तो आपको वापस मिल ही गया। राधा रानी ने भी आपसे प्यार किया था। ब्याज तो कुछ नहीं मिला। मिलेगा। शुभ मुहूर्त में एक अधम नारी से विवाह करके सारा ब्याज आपको सुध समेत मिल जाएगा। ये बात बोलकर राधा रानी शर्माकर घर के अंदर चली गई, सीधा अपने कमरे में। राधा रानी ने दीवान जी को बोलकर रुक्मिणी कुमार को अतिथिशाला में स्थान दिलवा दिया। भोजन करने के बाद राधा रानी रुक्मिणी कुमार के पास आई और बोली, आपसे जो 2 रुपए और कपड़े लिए थे उस दिन, वो तो आपको नहीं लौटा सकती हूँ क्योंकि वो कपड़े तो फट गए हैं और वो पैसे मैंने खर्च कर दिए थे। लेकिन उसके बदले आपको ये दे सकती हूँ। राधा रानी गले में से एक कीमती हार निकालती है और उसे उतारकर रुक्मिणी कुमार को दे देती है। तब वो उसे रोक देता है। अगर मेरा कर्जा चुकाना चाहती हो तो तुम्हारे गले की माला ही पहनूंगा मैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राधा रानी अपना हार निकालकर रुक्मिणी कुमार को पहना देती है। रुक्मिणी कुमार भी अपने गले का हार राधा रानी को पहना देता है। अब तुमसे जो माला मैंने ली थी उसका उधार भी चुका दिया है। उसी समय राधा रानी की नौकरानी चित्रा शंख बजाते हुए वहाँ पर आ जाती है। राधा रानी ने पहले से ही उसे वहाँ पर खड़े रहने को कहा था। मैंने इतने सालों आपका कितना इंतजार किया, आपको कुछ भी नहीं पता। रुक्मिणी कुमार और राधा रानी वहीं पर बैठकर बातें कर रहे थे। तब राधा रानी उस बारिश वाली रात से अब तक हुई सारी बातें उसे बताती है। लेकिन तुम्हारा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर भी यहाँ इतने लोग
अरे घर में कोई ना कोई है। हमारे मुसीबत के समय किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन आज जब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं तो मैं किसी की मदद क्यों ना करूं? इसी वजह से मैंने सबको यहाँ पर बुला लिया। क्या उसमें से ऐसा कोई नहीं है जो इस गरीब इंसान के पास तुम्हें सौंप देगा? उसका इंतजाम हो गया है। दीवान जी से बात करके मैंने शुभ दिन देखने को कह दिया है। ये कहते कहते राधा रानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शुभ दिन देखकर रुक्मिणी कुमार और राधा रानी की शादी हो गई। शादी से पहले भी राधा रानी बसंता को बुलाकर कहती है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है बसंता। ऐसे किसी को घर का ठिकाना देकर चिट्ठी लिखकर भेजते हैं क्या? क्यों? मैंने अब क्या गलती की है? तब राधा रानी सारी बातें बसंता को बता देती है। तब बसंता हंसते हुए बोलती है, जो महाजन ब्याज इस तरह से वसूलता हो उसको तो घर का पता देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ सच में, इसलिए आज मैं तुम्हारे गले में रस्सी डालूंगी। ये बोलकर राधा रानी जो हीरे का हार रुक्मिणी कुमार को देने वाली थी वो बसंता को पहना देती है। और इस तरह रुक्मिणी कुमार और राधा रानी का विवाह संपन्न हो जाता है।